नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर एक इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये 3 चीज़ अगर आप जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली और आप एक प्रॉपर डिसीजन तक पहुंच सकते हो कि भैया आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हर एक वो इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है उसको ये तीनों पॉइंट बिल्कुल पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें, जो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें, देखो मैं आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे प्रैक्टिकली भी स्टॉक के बारे में दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप ये पॉइंट को प्रैक्टिकल नहीं भी देखते हो और अगर आप फॉर्मली सुन भी लेते हो तो समझ लो आपने स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ, स्टॉक मार्केट के बारे में आपने ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी सुनी ना हो। ठीक है, साथ में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक अच्छी प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस कर लो, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो देखो, जो सबसे पहला पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो होता है उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जिससे हमें एक आइडिया पता चलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो, मोस्टली बंदे क्या करते हैं जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो होल्डिंग पैटर्न के बारे में ये सोचते हैं कि भाई प्रमोटर भी ठोक ठोक के भरे हैं, DII और FII भी ठोक ठोक के भरे हैं, तो स्टॉक आने वाले टाइम में एक बम्पर रिटर्न देने वाला है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाला हूँ वो फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे आपको 1-2 दिन में पता नहीं चलेगी। जब आप उस स्टॉक के बारे में 1.5-2 साल के लिए एनालिसिस करोगे तब जाके आपको वो पॉइंट पता चलेंगे। हम लोगों को इसलिए पता चल जाता है कि हम डेली काफ़ी ज़्यादा स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हमारी स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, जिससे पता चल जाता है स्टॉक की जो होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर क्या बोलना चाह रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस होता है। देखो, यहाँ पे कुछ बारीकियाँ हैं जो होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो यही है कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो वहां पे समझ लो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल कम देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो एक लंबे टाइम तक अच्छा खासा रिटर्न देगा। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो प्रमोटर आते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। अगर प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट आती है तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी आती है। मोस्टली इन्वेस्टर यही सोचते हैं कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो भाई अगर आप 4-5 साल का डेटा निकालोगे होल्डिंग पैटर्न का तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होते। पब्लिक इन्वेस्टर्स से भी पैनिक ज़्यादा और भी ज़्यादा पैनिक होने वाले इन्वेस्टर्स इस स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है, देखो अगर आप ये सोचते हो पब्लिक इन्वेस्टर ही सबसे ज़्यादा पैनिक है तो फिर आपको अपने फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं वो FII और DII आते हैं। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखा जाए तो वो चाहे एनालिसिस की तरफ से देखा जाए या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके देखा जाए तो वो दोनों ही तरीके से पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट शुरू हो गई है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब FII बिकवाली करती है, बिकवाली करके निकल जाती है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और तब जाके स्टॉक में एक बड़ी गिरावट जन्म लेती है।
किसी भी स्टॉक में अगर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग 10-15% के लेवल को क्रॉस करती है तो समझ लो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। और अगर एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग 30-35 से 40% के लेवल को क्रॉस करती है तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में, जो पॉइंट है फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, एक कंपनी के जो रिवेन्यू आता है किसी भी कंपनी का, उसको काफ़ी तरीके से आता है। एक कंपनी के रिवेन्यू के काफ़ी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, क्योंकि एक कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, सब्सिडी से भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है, साथ में जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, काफ़ी जगह वो इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, साथ में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी वहाँ पे इंक्लूड होता है और ये सारे रिवेन्यू के सोर्स मिला के कंपनी का टोटल रिवेन्यू बनाया जाता है। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई कंपनी ने अपने स्टाफ, अपने कैपेबिलिटी, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट किया। हमें बाकी रिवेन्यू सोर्स से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे कितना रिवेन्यू जनरेट किया वो सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है। दूसरा जो फाइनेंशियल कंडीशन में सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में। देखो, कंपनी के रिजर्व और सरप्लस से हमें कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है। भाई कंपनी डेबिट फ्री है या कंपनी पे कोई बड़ा कर्ज चल रहा है। मान लो आपकी कितनी भी सैलरी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने सेविंग कर रखी है, मान लो 15, 20, 30 लाख की सेविंग कर रखी है, तो उस सेविंग के बेस पे मैं आपको कह सकता हूँ कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपके पास एक अच्छा खासा रिजर्व है एक बुरे टाइम के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपनी के रिजर्व से हमें पता चलता है कि कंपनी डेबिट फ्री है या कंपनी के ऊपर कोई बड़ा कर्ज चल रहा है। और तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट का मतलब होता है भाई कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती, वो एक सीमित दायरे तक आके रह जाती है। वहाँ पे आपको स्कोप भी कम देखने को मिलेगा और स्टॉक में आने वाले टाइम में रिटर्न भी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करते रहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और उन स्टॉक्स के अंदर आपको लॉन्ग टर्म वहाँ पे स्कोप मिलेगा, साथ में उस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। तो अब ये तीनों पॉइंट मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें ओरिएंट टेक्नोलॉजी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो भाई ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की टर्म में यहाँ पे शो किए गए हैं। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर देखा जाए पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे, तो देखा जाए तो स्टॉक को मार्केट में आया हुआ इतना टाइम तो नहीं हुआ, स्टॉक को यहाँ पे करीब यहाँ पे 6 महीने का टाइम हुआ है। तो देखा जाए तो जैसे स्टॉक आया, स्टॉक ने एक बड़ी यहाँ पे उल्टी दिशा में, मतलब एक बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में हमें देखने को मिली। लगातार जैसे ही आईपीओ आया, आईपीओ आते ही कुछ टाइम तो स्टॉक ने यहाँ पे करीब 7.5% के करीब रिटर्न दिया और फिर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली और ये गिरावट यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई जा रही है। देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक में पिछले 6 महीनों में जो सबसे बड़ी गिरावट हुई है वो यहाँ पे 48% से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप सोच सकते हो भाई करीब यहाँ पे 50% से ज़्यादा गिरावट तो हो चुकी है स्टॉक में। तो और कितनी गिरावट, अगर यहाँ पे और भी गिरावट हो गई तो सोचो क्या हालत होगी स्टॉक की। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जो फैब 2024 में जो होल्डिंग थी वो 97.96% थी, जो यहाँ पे दिसंबर 2024 तक आते आते 73.22% हो गई है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग एक तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा है और दूसरा यहाँ पे लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट हुई है। देखो, प्रमोटर ही वो एंटिटी होती है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छी खासी बूमिंग आती है। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर नहीं रहेंगे तो भाई वहाँ पे स्टॉक को ऊपर कौन लेके जाएगा, आप या हम थोड़ी ना लेके जाएंगे या फिर एफआईआई लेके जाएगी। प्रमोटर ही स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। तो प्रमोटर की गिरावट अगर होती है, तो प्रमोटर की होल्डिंग में गिरावट होती है, तो एक बड़ा रीजन वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 0% थी, जो इस साल भी 0% है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगस्त 2024 में थोड़ी सी होल्डिंग आई थी, यहाँ पे ली थी इन्होंने, और उसके बाद सितंबर 2024 में कुछ होल्डिंग हमें देखने को मिली, लेकिन फिर से दिसंबर 2024 तक आते आते डीआईआई ने अपना पूरा का पूरा माल यहाँ पे बेच दिया, क्योंकि 50% के करीब यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। तो इतनी बड़ी गिरावट के साथ कौन लॉस लेके चलेगा।
अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की, तो भाई यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पिछले यहाँ पे अगर फैब 2024 की बात करें तो 0% थी, जो बीच में डीआईआई की होल्डिंग के साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, और अचानक से फिर से ये होल्डिंग यहाँ पे 2.17 पे आके रुक गई। तो देखा जाए तो अभी भी डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग का जो रेशियो है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। देखो, अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो तब तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, और अगर मान लो आप एफआईआई की कैटेगरी में आते हो तब आपके लिए पब्लिक इन्वेस्टर्स का पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मेन हो जाता है। जो एफआईआई होते हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग और प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर की होल्डिंग और एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग देखते हैं, और डीआईआई की भी इतनी नहीं देखी जाती जितनी कि एफआईआई की देखी जाती है। क्योंकि एफआईआई की केस में क्या होता है, कभी तो होल्डिंग बिल्कुल हाई हो जाती है और फिर अगले साल तक आते आते फिर से वो जीरो के करीब आके खड़ी हो जाती है, तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो भाई यहाँ पे स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन है, जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों की फॉर्म में यहाँ पे चलेगा। अगर कंपनी के टोटल रिवेन्यू की बात करें तो भाई यहाँ पे पिछले साल कंपनी का रिवेन्यू 156 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 209 करोड़ हो गया। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई रिवेन्यू में एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है स्टॉक में। लेकिन अगर कंपनी के खर्चों की बात करें तो खर्चे यहाँ पे पिछले साल 139 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के 191 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो जैसे जैसे कंपनी के रिवेन्यू में ग्रोथ हुई है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुई है कंपनी के खर्चों में। और अगर बात करें, देखो मैंने आपको बताया था कंपनी के इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे दिसंबर पिछले साल 16 करोड़ था, जो इस साल भी 16 करोड़ है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना चाहिए कि भाई अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़ है तो ये फिर 209 करोड़ का रिवेन्यू कहाँ से निकल के आ गया, ये सबसे मेजर पॉइंट है। देखो कंपनी ने अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की बेस पे मात्र 16 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन यहाँ पे रिवेन्यू दिखाया गया है 209 करोड़ का। ये कहाँ से आया? ये कंपनी के अदर इनकम सोर्स है, जैसे अदर इनकम हो गई, इंटरेस्ट हो गया, या और भी इन्वेस्टमेंट से कंपनी के पास रिवेन्यू आया है, लेकिन कंपनी ने अपने दम पे सिर्फ मात्र 16 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। ये सबसे ज़्यादा खास पॉइंट होता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अदर इनकम सोर्सेज का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन कंपनी की अगर खुद की कैपेबिलिटी है रिवेन्यू जनरेट करने की, वो ही सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है। उसी को देखा जाए तो हम इन्वेस्टमेंट उसी को ही देख के करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में, तो भाई कंपनी का जो रिजर्व था यहाँ पे पिछले अगर 2021 की बात करें तो 21 का डेटा यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, मार्च 2021 का, तो ये 45 करोड़ के आसपास था, जो इस साल कंपनी ने अपना रिजर्व बढ़ा के 140 करोड़ कर दिया। तो एक बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिलता है, भाई कंपनी डेबिट फ्री है, 140 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। अगर बात करें इस कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, तो भाई यहाँ पे टोटल खर्चे मार्च 2021 में 130 करोड़ थे, जो बढ़ के यहाँ पे 311 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो टोटल खर्चे कंपनी के इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कंपनी रिवेन्यू भी जनरेट कर रही है, तो जब कंपनी चलेगी तो भाई खर्चे तो वहाँ पे होते ही हैं, ठीक है। अगर बात करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेके, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो कंपनी ने यहाँ पे 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में 2021 में, और इस बार कंपनी ने रिवेन्यू धीरे धीरे बढ़ा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो देखा जाए तो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है और उसके लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी वो मार्केट में कर रही है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई स्टॉक के बारे में। आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंट टेक्नोलॉजी स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है और आपको स्टॉक के बारे में ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।